प्यारे भैया बहनों नमस्कार। विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं और यह हमारा पार्ट नंबर 2 है। यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक रहेगी, जहां से आप परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखकर बहुत ही शानदार तैयारी कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने बाकी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर सके। इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो आपको मिल सके। चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? हमें बताना है कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है। तो एक एंगस्ट्रॉन का जो मान होता है वो कितना होता है आपको पूछा है, तो इसका मान होता है 10 की घात -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है तो आपको याद रखना है, ये मान 10 की घात -10 मीटर एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो पहले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? हमें बताना है कि जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत रंग होता है, वो कितने रंगों के मिलने से बनता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो श्वेत प्रकाश होता है यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्न संख्या 3 में पूछा है, फुलरेन किसका अपर रूप है? बताइए, फुलरेन किसका अपर रूप है? ऑक्सीजन का अपर रूप है, फास्फोरस का अपर रूप है, कार्बन का है या फिर सल्फर का है? तो इनमें से फुलरेन किसका अपर रूप है? तो हमारा सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा कार्बन का अपर रूप है। फुलरेन किसका अपर रूप है? तो आपको याद रखना है कार्बन का अपर रूप हो जाएगा। कार्बन हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, सी है वर्णी लवक में, डी है श्वेत रक्त कण में। तो बताइए मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो पाया जाता है क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में पूछा है, उभयलिंगी जीव कौन सा है? यहाँ पर हमें उभयलिंगी जीव बताना है। पहला विकल्प है केंचुआ, बी है मछली, सी है शेर, डी है बकरी। तो इन चारों विकल्प में से उभयलिंगी जीव जो है वो कौन सा है? केंचुआ जो है यह उभयलिंगी जीव है। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बताइए, जो वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी नेफ्रॉन हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? बताइए, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है वर्ग, बी है आवर्त, सी है अपर रूप, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो इसको वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8, पौधों में लैंगिक जनन होता है। पौधों में बताइए लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? पौधों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो पौधों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को जब विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है तो कौन से क्रम में जोड़ा जाता है ये पूछा है। तो आपको याद रखना है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में जब जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा सही जवाब रहेगा।
प्रश्न संख्या 10, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो पूछा है क्या बनाता है, आयनिक यौगिक बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है, हेलोजन बनाता है या फिर अम्लराज बनाता है। तो बताइए कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस 10वें प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य पूछा है। अम्लीय धातु है, क्षारीय धातु है, अक्रिय गैस या फिर मिश्र धातु है। तो हमारी जो आवर्त सारणी है उसके प्रथम वर्ग के जो सदस्य है वो क्षारीय धातु है। कौन सी है, क्षारीय धातु है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। स्वकोशी पोषण के लिए आवश्यक है। हरे पौधे जो स्वयं का भोजन बनाते हैं उसके लिए क्या आवश्यक है। तो हमने देखा है कि हरे पौधे जो स्वपोषी करते हैं पोषण, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता भी पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। विकल्प डी के साथ हमारा सही जवाब इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 13, खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। बताइए खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। पहला विकल्प है मनुष्य में, बी है कॉकरोच में, सी है घोड़े में, डी है ऊंट में। तो जो खुला परिसंचरण तंत्र है वो बताइए किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है कॉकरोच में। किस में पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। विकल्प बी हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है। ऐसा कौन सा रंग है जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है। पहला है लाल रंग, बी है पीला रंग, सी है हरा रंग, डी है बैंगनी रंग। तो इन चारों रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो हमें याद रखना है कि जो बैंगनी रंग है इसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है। विकल्प डी बैंगनी रंग हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए 15, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब याद रखिए 80 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है, 80 मिलीमीटर होता है। विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। बताइए विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। पहला है विद्युत मोटर में, बी है विद्युत जनित्र में, सी है अमीटर में, डी है गैल्वेनोमीटर में। तो इनमें से विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो विभक्त वलय का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत मोटर हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा आपको याद रखना है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की जो सामान्य मात्रा होती है वो 20 मिलीग्राम होती है। कितनी होती है, 20 मिलीग्राम होती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न 18 देखिए, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है। पहला विकल्प यहाँ पर परागण दिया है, बी है निषेचन, सी है विसरण, डी है वाष्पोत्सर्जन। तो बताइए पौधों के वायवीय भागों से जो जल के निष्कर्ष की जो क्रिया होती है इसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। ऐसी कौन सी क्रिया है जिसको करना सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। पहला विकल्प है प्रकाश संश्लेषण, बी है वाष्पोत्सर्जन, सी है श्वसन, डी है चलन। तो इन चारों क्रियाओं में से ऐसी कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। तो वो क्रिया हो जाएगी श्वसन। श्वसन जो क्रिया है यह सभी जीवों के लिए अनिवार्य है।
बिना इस क्रिया के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। ऑप्शन सी श्वसन हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? पहला विकल्प है अपघटन, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है किण्वन, डी है उत्सर्जन। तो हम सभी जानते हैं कि दही के जमने में जो क्रिया होती है वो होती है किण्वन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? बताइए, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? परासरण का, विसरण का, वाष्पोत्सर्जन का या फिर परिवहन का? तो आपको याद रखना है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए जो क्रिया का उपयोग होता है वो विसरण क्रिया का उपयोग होता है। विकल्प बी विसरण हमारा राइट आंसर प्रश्न संख्या 21 का रहेगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, अमलगम। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहती है। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु कौन सी है जो हमेशा रहती है? वो धातु है पारा। क्या है? पारा इसमें हमेशा रहती है। पारे का एक और नाम आपको याद रखना है, पारे को मरकरी भी कहा जाता है। इसका संकेत जो होता है वो भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, Hg इसका संकेत होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, शुद्ध सोना प्योर गोल्ड को व्यक्त किया जाता है। प्योर गोल्ड को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन बी जो रहेगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? सोना किस द्रव में घुल जाता है? तो सोना जो है यह अम्लराज अम्ल में घुल जाता है। ऑप्शन ए जो रहेगा हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 25 देखिए, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? यहाँ पर आपसे अति ज्वलनशील कौन है ये पूछा है। तो विकल्प बी में जो दे रखा है श्वेत फास्फोरस, ये अति ज्वलनशील हो जाएगा। विकल्प बी श्वेत फास्फोरस जो है ये हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? बताइए, मानव का जो शरीर है, हमारा शरीर जो है वो किस पीएच मान के बीच में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव का जो शरीर है, मनुष्य का शरीर 7 से लगाकर 7.8 पीएच मान के बीच में कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब ऑप्शन डी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? बताइए, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? पहला विकल्प है प्रकाश का परावर्तन, बी है प्रकाश का अपवर्तन, सी है प्रकाश का विक्षेपण, डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन परिघटना को। विकल्प डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो हमें याद रखना है कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। विकल्प बी के साथ इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, पूछा हुआ प्रश्न है, प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो हमें याद रखना है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो यह आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन ए आइसोप्रीन हमारा सही जवाब हो जाएगा। और साथियों, अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की, जो कि प्रश्न संख्या 30 है। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? अचर का मतलब क्या है? जो बदलता नहीं है। वो कौन सा ऐसा मान है जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है? ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? विभवांतर का, बी है धारा का, सी है ताप का, डी है दाब का। तो बताइए, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो जो ताप है इसका मान अचर रहता है।
विकल्प सी के साथ अंतिम प्रश्न का सही जवाब रहेगा। तो साथियों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस किया और ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। यदि आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको, जहां से इसका आप पार्ट नंबर 1 भी देख सकते हैं और बहुत ही शानदार तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, अपने बाकी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करना है ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर सके। और यदि आप इसी प्रकार के वीडियो और चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नए वीडियो आपको मिल सके। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।